तो स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। मतलब कि ये अगेन 2D ऑब्जेक्ट है बच्चों, नेग्लिजिबल थिकनेस है, मतलब यहां पर एक प्लेट की तरह, एक लेमिना की तरह इसको कंसीडर किया गया है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस शोन इन फिगर, दैट मींस ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमें कैलकुलेशन करना है। लेट अस कंसीडर इस एक्सिस के अबाउट ये प्लेट इस तरह से रोटेट कर रही है। बिल्कुल ठीक है सर। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब ये वाले जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं प्लेट का या जो भी आगे क्वेश्चन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट का इंटीग्रेशन करके कैसे निकालनी है। इन सभी प्लेट्स के लिए हमें अगेन एंड अगेन आगे अपने चैप्टर में कहीं भी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली अपने आंसर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ये मत सोचना कि हमें ये सारा प्रोसेस बार बार फॉलो करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली नॉट। तो ऑब्जर्व कीजिए, इसको सॉल्व करना है बच्चों। सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक, वही चीज फॉलो कर रहे हैं। एक्सिस से x डिस्टेंस दूर, x कैसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर जाके एक एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए, और एलिमेंट जब सिलेक्ट करें तो एलिमेंट का प्रोसेस सर ने आपको बताया कि ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट कीजिए जिसको अगर आप एक्सपेंड करें या जिसको अगर आप इस तरह से एक्सपेंड करें, खींचे, तो वो पूरी बॉडी को कवर करे या पूरी बॉडी के मास को रिप्रेजेंट कर ले। तो बच्चों मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं कि मैंने जो किया है वो सही है क्या। बच्चों एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x दूर जाके मैंने एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया ऑफ विड्थ dx, जैसे मैंने रॉड में किया था। क्या ये सही है? इससे सर एक्सपेंड करूंगा, एक छोटी सी रॉड बन जाएगी। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करूंगा तो बच्चों केवल एक्सपेंशन से मेरे पास इतना वाला पोर्शन कवर होगा, बाकी इस मास का मैं क्या करूं। इसका मतलब जो एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया है वो सही नहीं है। तो अगर इस एलिमेंट को मुझे सिलेक्ट करना है तो पहले मैं यहां पर इसको हटा देता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि एलिमेंट अब जो मैंने लिया है वो सही है क्या। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, x डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर जाके एक स्ट्रिप की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? स्ट्रिप की फॉर्म में। स्ट्रिप मतलब यहां पे दो पैरेलल लाइंस मैंने खींच दी, एक स्ट्रिप की फॉर्म में मैंने अपना एलिमेंट सिलेक्ट किया और इसकी विड्थ मैंने कंसीडर कर ली है कितनी? dx। अब बताओ बच्चों, क्या अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या ये पूरी प्लेट को कवर करेगा? एग्जैक्टली सर। तो इसका मतलब इस बार मुझे एलिमेंट इस तरह से सिलेक्ट करना है जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट एन एलिमेंट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, मैंने फॉलो किया। स्टेप नंबर 1 फॉलो होने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होती है? जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया उसका मास कैलकुलेट करो, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? dm। बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर है? इस प्लेट के एरिया पर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ अगर हम लोग a मान लें तो ब्रेड्थ कितनी है? b। तो आंसर दीजिए बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं यूनिटरी मेथड। AB जो एरिया है उसका मास कितना है? m। तो यूनिट का कितना होगा? m अपॉन AB। m अपॉन AB। और जो हम लोगों ने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया है उसकी अगर लेंथ देखें तो किसके बराबर है? B के बराबर। और विड्थ कितनी है? dx। तो B dx का अगर हम लोग मास कैलकुलेट करें तो ये होगा m अपॉन AB इंटू B dx, विच इज इक्वल टू m बाय a इंटू dx। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? dm की। तो स्टेप नंबर 1 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, स्टेप नंबर 2 वो छोटा सा मास निकाल दिया, स्टेप नंबर 3 इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए, दैट इज डी इज इक्वल टू क्या होगा? dm, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? x स्क्वायर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, डी इज इक्वल टू dm की वैल्यू बच्चों नोटिस कीजिए क्या होगी? m बाय a dx। m बाय a dx, और एक एक्स स्क्वायर पहले से था वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है सर। बच्चों ये तो एक एलिमेंट का है, ऐसे कितने? बहुत सारे। और सबको अगर ऐड करना है तो कौन सा प्रोसेस? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर दीजिए विद प्रॉपर लिमिट। बच्चों ये कांस्टेंट है, अब इतना हम सीख चुके हैं, इसको पहले से ही बाहर कर देता हूं और इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं। बच्चों बताइए, ये जो एलिमेंट है अगर उसमें लिमिट देखी जाए तो कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर a तक। कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर a तक। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, 0 से a तक अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व करें तो ये हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I m बाय a, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, लिमिट हो गई 0 से a। बच्चों x की जगह अपर लिमिट प्लेस कर दें क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो ये हो जाएगा m बाय a इंटू a क्यूब बाय 3, विच इज इक्वल टू I बराबर m a स्क्वायर बाय 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस लाइक दिस, जो यहां से पास हो रहा है। सर ये जो आपका आंसर आया, जी सर,
ये कुछ रिजेंबल कर रहा है मुझे इस रॉड के आंसर जैसा, जिसकी लेंथ एल थी पर विड्थ कुछ नहीं थी। हाँ, तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सर ने एक बहुत अच्छा डाउट रखा है सामने, और ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। हम बड़ी आसानी से, एक मेथड होता है बच्चों, याद रखने का तरीका भी कह सकते हैं, कंप्रेशन मेथड बोल सकते हैं। बच्चों अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लेट को एक्सिस के परपेंडिकुलरली यानी कि एक्सिस अगर वर्टिकल है तो इसके परपेंडिकुलरली इसको मैं कंप्रेस कर दूं, तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं तो ये है हमारे पास एक्सिस, और मैं अगर इस रॉड को कंप्रेस कर दूं तो कंप्रेस करने के बाद क्या ये मेरे पास एक रॉड बन जाएगी? अगर इस प्लेट को हम लोग कंप्रेस कर दें तो क्या ये हमारे पास एक रॉड बन जाएगी? और बच्चों इस रॉड की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? ए। पर बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ए लेंथ की रॉड का कॉर्नर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ma²/3। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए, यही आंसर तो मैंने ऊपर निकाला है, तो इसका मतलब ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं इस प्लेट को ऐसे कंप्रेस कर देता। तो हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आए कि सर कंप्रेस कर दिया तो कंप्रेस करने के बाद क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? तो ऑब्वियसली नॉट। कैसे? चेक कीजिए, कंप्रेशन कैसे करना है पहले वो सीखिए। कंप्रेशन हमेशा ऐसे कीजिए कि जो मास एलिमेंट्स हैं उनकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि ये करके बताता हूं बच्चों, ये एक्सेस है और ये अगर प्लेट है, इसको मैं ऐसे कंप्रेस कर देता तो जितना भी मास होता वो पूरा की पूरा एक्सेस पे लाई कर जाता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता? 0। पर अगर मैंने एक्सिस के परपेंडिकुलरली कंप्रेस किया तो इमेजिन कीजिए ये जो मास था dm वो अभी भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, dm मास, और उसकी डिस्टेंस अभी भी कितनी है? एक्सिस से x। मतलब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले अगर dm x² था तो अब भी कितना है? dm x²। मतलब कि जो मास पार्टिकल है उनकी एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आप कंप्रेशन, ये एक्सिस था, उसके पैरेलली कंप्रेस कर देते तो ऑब्जर्व कीजिए सारा मास कहां पे आ जाता? एक्सिस के ऊपर आ जाता, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता। इसलिए कंप्रेशन अगर आप लगा रहे हैं यूनिफॉर्म बॉडी के लिए तो आपको क्या करना है कि एक्सिस अगर वर्टिकल है तो बॉडी को इस तरह से कंप्रेस कीजिए कि एक्सिस से मास पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई चेंजेस ना आए, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ रॉड कैलकुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, यही चीज आपको सर भी सिखाएंगे इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। बिल्कुल बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ही, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस अबाउट एन एक्सिस शोन इन फिगर। बच्चों जैसा बोला नेग्लिजिबल थिकनेस, इसका इतना सा मतलब है कि ये लेमिना है, इसकी जो पीछे जो थिकनेस है वो कैसी है? नेग्लिजिबल है। पर इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखा है वो हॉरिजॉन्टल दे रखा है। बच्चों हॉरिजॉन्टल दे रखा है तो ध्यान दीजिएगा, मेरे को इस बार इसको ऐसी रॉड में कन्वर्ट करना है जिसके पास लेंथ हो पर उसकी विड्थ नेग्लिजिबल हो, जैसे ने बोला कंप्रेशन मेथड। तो बताओ इस पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल कौन सी साइड है? ये वाली। और परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ये वाली। तो बच्चों अपने को कंप्रेशन वहां से स्टार्ट करना है जो परपेंडिकुलर हो, इसका ना बी वाली साइड से। आप इस साइड से क्या कर दो? आपस कंप्रेस। जैसे ही बच्चों मैं इसको कंप्रेस करता जाऊंगा तो क्या अगर मैं एलिमेंट यहां कंसिडर करता, एलिमेंट बच्चा हमेशा ऐसा कंसिडर करना है जिसका डिस्टेंस कैसा हो? हर जगह से परपेंडिकुलर सेम हो। तो बच्चों इन सबके डिस्टेंस कितने हैं? x। तो अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर दूंगा तो क्या अभी भी जो छोटा सा एलिमेंट यहां बनेगा कंप्रेस के बाद वो भी कितना दूर होगा? x दूर। तो बच्चों इसका मतलब मेरे लिए नया डायग्राम कैसा होगा? ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन और कंप्रेस के बाद मेरे लिए ऐसा कुछ बन जाएगा जिसकी विड्थ तो नेग्लिजिबल हो गई, पर जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? b। वापस से रॉड बन गई सर। एग्जैक्टली सर, रॉड बन गई है जिसका मास सेम ही है, जो इस पूरी प्लेट के बराबर है। बच्चों पूरी प्लेट का मास अगर मैं m मान लेता हूं तो उसकी लेंथ क्या बन जाएगी? b। तो सर आंसर वही हो जाएगा एज यूजुअल, जैसे उसमें आता था ml²/3, ऐसे ही लेंथ यहाँ b हो गई तो mb²/3। बच्चों इसका आंसर है। बिल्कुल सर। बच्चों को एक बार वो भी बताइए, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं इसको पैरेलल साइड से कंप्रेस कर देता तो क्या होता? बच्चों जैसा सर ने बोला पैरेलल साइड से कंप्रेस करता तो क्या होता? क्या मैं अगर सोचो, ध्यान देना, जब मैं पैरेलल साइड से कंप्रेस करता तो जब मैंने पूरा एलिमेंट माना, ये पूरा एलिमेंट ऊपर कंप्रेस होते 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 यहां पहुंच जाता एलिमेंट।
तो क्या ये x की वैल्यू 0 हो जाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है बच्चों? जीरो, क्योंकि सारा मास एक्सेस पे आ जाता है। Exactly, सर एक बार बच्चों को वो वाला भी पॉइंट बता दीजिए जिसमें हम लोग कंप्रेशन ही अप्लाई करेंगे, पर ये वापस से वही प्लेट है जिसकी लेंथ हम लोग ए ले रहे हैं और ये बी ले रहे हैं। तो आपने जैसा रॉड में सिखाया था कि अगर एक्सेस बीचों बीच यानी कि सेंटर से पास हो रहा हो, तो अब अगर इसी क्वेश्चन को जैसा हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रॉड जैसे आंसर आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग कंप्रेस करें और वैसा ही आंसर ढूंढ के निकालें। बहुत अच्छी बात है सर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब सर ने मेरे लिए नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों ध्यान देना, ये एक्सिस इस प्लेन के तो पैरेलल है, बट इसके बिल्कुल सेंटर के अलोंग से पास हो रही है। तो बच्चों उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे? इसको मैं रॉड कैसे बनाऊं? मन में ध्यान देना, अगर बच्चों मैं इसको ऐसे कंप्रेस करता तो जब मेरा हाथ मूव कर रहा है वो इस एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करता तो ए तो 0 हो जाता, पर सारा मास एक्सिस पे लाई कर जाता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। बिल्कुल। अब बच्चों मैंने अपना हाथ ऐसे रखा, क्या मेरा हाथ अब एक्सिस के परपेंडिकुलर है? अब मैंने कंप्रेशन करा ऐसा, क्या बी की वैल्यू 0 हो जाएगी? बट यहां पर ए क्या होगा? ए ही रहेगा। इसका मतलब आफ्टर कंप्रेशन, अगर से इसका डायग्राम यहां बना देता हूं तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा कि छोटी सी रॉड होगी और लेंथ कितनी होगी? ए लेंथ होगी पूरी। तो एल लेंथ के लिए ml²/12 आता था, तो ये हो जाएगा ma²/12। बिल्कुल, ये सेंटर है और एज यूजुअल यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? ma²/12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि अब आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही मेथड से डिस्कस कर रहे होंगे, तो और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और क्वेश्चंस में जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते चले जाएंगे। बिल्कुल सर। तो बच्चों अब हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन का अभी फिलहाल हमको बहुत ज्यादा यूज देखने को नहीं मिलता, पर जैसे ही हम लोग रोलिंग मोशन स्टार्ट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि रोलिंग मोशन में हमें सबसे ज्यादा यूज अगर करना है तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन की प्रॉपर्टीज या रेडियस ऑफ गायरेशन का करना है। बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के से। सबसे पहली चीज बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन की हमें जरूरत क्या है या रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहली बात बच्चों, अगर मानकर चलिए कि एक सिस्टम हमारे पास है जो कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है लाइक दिस, और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। हम लोग यहां पर रैंडमली 3 पार्टिकल्स मार्क किए हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1², इसका m2r2², इसका m3r3², इन सभी को सम कर दे तो अपने को क्या मिल जाएगा? सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिल्कुल। पर बच्चों आपने नोटिस किया कि हमें यहां पर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करना पड़ रहा है और हर एक पार्टिकल की हमें डिस्टेंस को वहां पर मार्क करना पड़ रहा है। तो हम यहां पर सोच रहे हैं कि क्यों ना एक ऐसी डिस्टेंस निकाली जाए, जैसे कि अगर यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि m1 r1 डिस्टेंस पे है, जो m2 है वो r2 डिस्टेंस पे है, m3 जो है वो r3 डिस्टेंस पे है, तो हम इतनी मेहनत करने की बजाय हम ऐसा चाहते हैं कि बॉडी के अंदर एक ऐसी डिस्टेंस इमेजिन की जाए। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी के अंदर एक ऐसी डिस्टेंस इमेजिन की जाए, कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर उस डिस्टेंस के स्क्वायर का बॉडी के टोटल मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर उस डिस्टेंस के स्क्वायर का बॉडी के टोटल मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो अब भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर ही आएगा अबाउट द सेम एक्सिस। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हमने इस बॉडी के टोटल मास को रिप्लेस कर दिया यहां पर, और इस टोटल मास की डिस्टेंस ले ली कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कितनी? ये, जिसको डिनोट कर रहे हैं किससे? के से। और इसके स्क्वायर का बॉडी के टोटल मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा m², और इस m² की वैल्यू बॉडी के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगी अबाउट द सेम एक्सिस, जिसको हम लोग इंडिविजुअली m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² एंड सो ऑन इस तरह से निकाला करते थे। बच्चों अगर इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करें और यहां से k की इंडिविजुअल वैल्यू निकालें, तो देखिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ, ऑब्जर्व कीजिए ये टोटल m को मैंने यहां डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया और स्क्वायर हटा के यहां पे क्या लगा दिया? रूट, तो ये वैल्यू बन जाएगी m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² एंड सो ऑन अपॉन टोटल m। बच्चों पहली बात, आपको इस फॉर्मूले को कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े आसान होंगे कि हमें k कैसे निकालना है, वो हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम लोगों ने एक डेफिनेशन डिस्कस की। क्या डेफिनेशन थी? कि बॉडी के अंदर एक्सिस से एक ऐसी डिस्टेंस ढूंढिए, अगर उस डिस्टेंस पे टोटल मास अज्यूम कर लिया जाए और उस डिस्टेंस के स्क्वायर का उस मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो अब भी हमें वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जैसा हम लोग इंडिविजुअली निकालते थे। बिल्कुल सर।
तो बच्चों इसी चीज को अपन पढ़ लेते हैं एक बार. इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस where the mass of the object could be assumed to be concentrated without altering the moment of inertia of the body about that axis. और बच्चों इसी के अंदर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, if the mass capital M of the body were actually concentrated at a distance k from the axis, जैसे आपने पहले वाले डायग्राम में देखा, the moment of inertia about that axis would be mk square. तो बच्चों अपन I को क्या लिख सकते हैं, mk square. इसका मतलब ये I या तो आप गायरेशन से निकालो या फिर आप इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल लेके निकालो, दोनों से आंसर कैसा आएगा, सेम. तो आई कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो बच्चों के क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आई बाय एम. और बच्चों यहां पर एक बात और ध्यान देना, द रेडियस ऑफ गायरेशन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, बिकॉज अपन क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस. और बच्चा कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एंड इज मेजर्ड इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज मीटर्स. तो बच्चों इस प्रकार से आप रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास और उसका अंडर रूट. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आपको पूरा बड़ा फॉर्मूला याद करने की नहीं है, जरूरत नहीं है, आप वहां पर आसानी से के कैसे कैलकुलेट कर सकते हो. बच्चों जैसे कि एक एग्जांपल रिंग का, आपको याद है रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा था और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिराइव किया था, कितना आया था, mr स्क्वायर. बिल्कुल. तो बच्चों अगर हम लोग इस I बराबर mr स्क्वायर की वैल्यू mk स्क्वायर से इक्वेट कर दें, क्योंकि जैसा अभी आपको सर ने बताया, हमने डिस्कस किया कि I इज इक्वल टू क्या होता है, mk स्क्वायर. अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर इज इक्वल टू यहां mk स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दिया जाए, m से m कैंसिल, तो बच्चों k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r के बराबर. इसका कहने का मतलब है कि रिंग का टोटल मास जो भी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे अगर आप अज्यूम कर ले और उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई m के साथ कर दे, तो वापस से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग मिल जाएगा. और वैसे भी होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों हम क्या बात कर रहे थे कि सारा मास अलग अलग जगह है, तो हम उन सबको ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, कहने वाली बात है. बट ऑब्जर्व कीजिए कि रिंग का सारा मास ही एग्जैक्टली r रेडियस पे होता है, सर्कमफेरेंस पे, दैट्स व्हाई k की वैल्यू भी r आ रही है. और बच्चों नेक्स्ट केस है फॉर डिस्क. डिस्क के अंदर मास एक्सेस से लेकर पेरिफेरी तक हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो बच्चों उस केस के लिए I इक्वल्स टू क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2. ये कब के लिए, जब एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क. उस केस में आया था mr स्क्वायर बाय 2. बच्चों इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर कर दो और यहां से आप k कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा, r बाय रूट 2. इसका मतलब ये हुआ पूरी डिस्क को हटा के सेम मास का एक पॉइंट लगा दो, सेम मास पॉइंट लगा दो एक, और कितनी दूरी पर, एक्सिस से r बाय रूट 2 पर, तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा. सो स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन किस किस पर डिपेंड करता है. सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस मास तक की, वो कहां से लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग जगह होगा, तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग आते हैं, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है. और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, जैसा अभी मैंने बोला. और बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी. क्या आपने इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल्स में क्या देखा, एक में k की वैल्यू r आ रही थी और एक में k की वैल्यू r बाय रूट 2 आ रही थी. इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे. और बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर क्वांटिटीज होती है, सारी एंगुलर क्वांटिटीज, उन पे किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, कि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी दूरी. बिल्कुल.